यहाँ बैठ जाओ, कोई इसको ना आगे पीछे कर देना, ठीक है। मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ये देखो 2 मार्क की है बस, 4 मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। उस दिन सब आए थे क्या, जब शुरू किया था यार टॉपिक, सब आए थे? आगे कर ले, एक पेज आगे कर लो आपका। तो उस दिन हम लोग देखे थे कैसे यूरेनियम के हेल्प से, यूरेनियम एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, उसके हेल्प से हम कैसे एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने की ये चीज़ सीखे थे, ठीक है। फिर से एक बार फटाफट समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाएगा, जो नहीं आया तो बोलो, ठीक है। एक पन्ना आगे कर लो, एक पेज आगे कर लो। हाँ, फिशाइल और फर्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग को जानना होता है फिशाइल और फर्टाइल में डिफरेंस क्या होता है। फिशाइल वो होता है जब मैं यूरेनियम 235 का लेता हूँ आइसोटोप्स, यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, उसमें से एक है 235, उसमें जब एक न्यूट्रॉन जब पड़ता है तो 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और बेरियम और क्रिप्टन बनता है। इस 3 न्यूट्रॉन के पास फर्दर ये पावर होता है कि फिर से यूरेनियम में जाके स्ट्राइक करे और ये कंटिन्यू चलता जाता है, जिसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। आगे समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फोटोग्राफ्स लेके आया। तो ये चेन रिएक्शन अगर हो रहे हैं किसी भी मटेरियल में, उस मटेरियल को कहा जाता है फिशाइल मटेरियल, ठीक है। ऐसे मटेरियल जो आगे चेन रिएक्शन कंटिन्यू दिखा पाते हैं उसे हम कहते हैं फिशाइल मटेरियल। फर्टाइल होता है जिसके पास इतनी ताकत नहीं होती, अगर आप उसमें न्यूट्रॉन मारोगे तो फर्दर जो है चेन रिएक्शन नहीं होगा, ये होता है हमारा फर्टाइल। जैसे थोरियम इज एग्जांपल ऑफ फर्टाइल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिशाइल ही आगे हम, ये जो फिशाइल है ना, इसके कारण ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं, फर्टाइल के कारण इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाएगी। फर्टाइल का एग्जाम है थोरियम। अब थोरियम हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, पर यूरेनियम प्रेजेंट नहीं है। पर हम देखेंगे कैसे थोरियम के हेल्प से, जो कि एक फर्टाइल है, उसके हेल्प से हम क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये दो डिफरेंस बैठ गए हैं, समझ आ गया? आगे बढ़ो। अब फिजन और फ्यूजन में बहुत अच्छा डिफरेंस है, ये आप लोग के एग्जाम में पूछता भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन, ठीक है। अब देखो फ्यूजन का मतलब बता रहा हूं, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये देखोगे कि फ्यूजन का मतलब होता है जब ऐसा बोलते हैं ना कि 2 रिंग फ्यूज्ड हो गया है, मतलब 2 रिंग, 2 बेंजीन के रिंग फ्यूज्ड हो गए, तो फ्यूज्ड रिंग हो गए। तो फ्यूज मतलब कि 2 चीज जब मिल जाती है, ठीक है, फ्यूज मतलब देखो यहाँ पे एक छोटा न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे एक छोटा न्यूक्लियस होगा, दोनों मिलेंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे, ये होता है हमारा फ्यूजन। और फिजन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस रहता है जिसमें एक न्यूट्रॉन मारने पर स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं जैसे बताऊं यूरेनियम 235 एग्जांपल है फिजन का। फिजन मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनेगा इसके हेल्प से, यही प्रक्रिया होने वाली है उसमें। फिजन होगा हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अब देखो यूरेनियम 235 लिया, एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया, एक बेरियम क्रिप्टन बना, 3 न्यूट्रॉन बाहर, इसको बोलते हैं फिजन। अब देखो फ्यूजन का क्या होता है, मान लो कि 2 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 2 आइसोटोप्स मिलते हैं और हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन। ये प्रक्रिया होता है सन में, ठीक है, इस सूरज में हर पल ये होते रहता है, जब 2 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के मिलते हैं और बना देता है हीलियम, ठीक है। अब ये बेसिक डिफरेंस आप लोग के एग्जाम में पूछता है, जो आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ो। तो दोनों में देखिए किसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, फ्यूजन में या फ्यूजन में? फ्यूजन में होता है, जो सन में जो उसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसको ना अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर पाएंगे उसको कैसे कंट्रोल करें, वो इतना शक्तिशाली है। हम तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये चीज़ देखते हैं ना कि न्यूक्लियर फिजन जब लेते हैं तो उसको कंट्रोल करके से कंट्रोल कर पाते हैं, पर अभी तक ऐसा कोई चीज़ बना नहीं है जिसको हम फ्यूजन को कंट्रोल कर पाए। मतलब सन में जो रिएक्शन हो रही ना, 2 आइसोटोप मिलके जो हीलियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अभी तक हम वो डिस्कवर नहीं कर पाएंगे उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ ये चीज़ एक बार बताओ। अगर ये ऊपर हो गया कोई दिक्कत नहीं, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का डिफरेंस बिटवीन है, आप लोग पूरा इसको पढ़ लेना, मैं वही जो बताया वही, जो 2 हैवी न्यूक्लियस मिलेंगे तो फ्यूजन बनाएगा। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि कोई केमिकल चेन रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला फ्यूजन में, जो सन में हो रहा है ना वो, और एग्जांपल लिख सकते हो सन में ये रिएक्शन होती है बोल के, ठीक है। देखो ये प्रॉपर में कोई कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, येट टू बी डेवलप, मतलब डेवलप होना बचा हुआ है,
ठीक है। इसके ऐसे अभी देखो एक न्यूक्लियर फिजन का बता, मतलब जब हैवी न्यूक्लियस लेते हैं, एक न्यूट्रॉन मारते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलता है, बेस और क्रिप्टन बनता है। अब याद हो जाना चाहिए चीज। अब देखो क्या होता है इसमें ना, एक न्यूक्लियर वेस्ट डेवलप होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, पर हम लोग इस वेस्ट से आगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं। ठीक है, अभी ध्यान रखना क्योंकि ये वेस्ट हमारे लिए, क्योंकि ये जो वेस्ट है ना वो प्लूटोनियम होता है। प्लूटोनियम हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है वही है प्लूटोनियम। ठीक है, ऊपर करो, ऊपर वाला यहाँ पे चलो, बस। अब देखो अभी तक सब क्लियर है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ठीक है, एकदम से समझ नहीं आएगा, सब चीज एकदम से ग्रास्प नहीं कर लोगे, धीरे टाइम लगेगा उसके लिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमारा फ्यूल रॉड प्रेजेंट रहता है। फ्यूल रॉड का आगे तस्वीर दिखाऊंगा मैं किस तरीके से होता है। अभी मान लो फ्यूल रॉड्स के अंदर यूरेनियम भरे होते हैं, यहाँ पे यूरेनियम हमारा प्रेजेंट रहता है। मैं एक न्यूट्रॉन मारता हूँ, 3 न्यूट्रॉन होते हैं, कंटिन्यू चेन रिएक्शन होता है। हमको पता है फ्यूजन में चेन रिएक्शन होने वाला है। अगर ये चेन रिएक्शन को मैं ना रोकूं, कंटिन्यू होने दूं, तो क्या होता है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाता है, मतलब फट जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो ये ना हो, हम आप लोगों को क्लास में कहाँ हो रहा है? अब देखो यहाँ पे यूरेनियम है, किसमें फ्यूल रॉड में प्रेजेंट है, एक न्यूट्रॉन हमारी कंटिन्यू रिएक्शन होगा। अब ये चेन रिएक्शन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मैं नहीं चाहता ये चेन रिएक्शन को रोकूं, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब। पर ये तो ऐसा नहीं चाह, हम पावर प्लांट लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगा भाई जब बॉम्ब फट जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कंट्रोल, तो इसको कंट्रोल करेंगे कंट्रोल रॉड्स के हेल्प से। तो कंट्रोल रॉड्स का ये काम होता है कि रिएक्शन को कंट्रोल करें। आप जैसे कंट्रोल रॉड को इंसर्ट करोगे ना, तो ये देखने को मिलेगा कि कुछ देर के बाद ना रिएक्शन स्लो डाउन हो गया, रुक गया, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी होता है, ये रॉड्स क्या करते हैं ना, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब डिफरेंस समझोगे, कंट्रोल रॉड और मॉडरेटर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, कई लोग उसको समझ नहीं पाते। कंट्रोल रॉड कंट्रोल करेगा रिएक्शंस को, ठीक है, वो रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला है। जो न्यूट्रॉन्स है उसको एब्जॉर्ब करने वाला है, वो बने रहता है कैडमियम का और बोरोन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्या होता है, कुछ देर के बाद ये देखने को समझ आया कि जब ये न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ना, तो तेज रफ्तार से निकलते हैं, इनकी बहुत ज्यादा स्पीड, लाइट की स्पीड होती है। तो जब ये स्पीड में जाते हैं ना और यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन टकराता है ना, तो उतना अच्छा फिशन रिएक्शन नहीं होता, तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने में दिक्कत होती है। तो क्या करते हैं, मॉडरेटर यूज करते हैं। मॉडरेटर का काम ये होता है कि न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करें। ठीक है, हम देखें कैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम के हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक है, और फिर ये देखिए कि हम जब ये फिजन कराते हैं यूरेनियम में, एक न्यूट्रॉन बस मार तो वो अपना काम करते जाएगा और चेन रिएक्शन होता जाएगा। पर हम चाहते हैं ये चेन रिएक्शन रुके, उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल रॉड। ठीक है, ताकि वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करे और कंट्रोल करे रिएक्शन। पर हम ये भी चाहते हैं कि न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो, ताकि वो अच्छे से फिजन करे। तो मॉडरेटर यूज करते हैं। मॉडरेटर में हम वाटर यूज करते हैं, हार्ड वाटर यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर का काम ये होता है कि वो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करेगा, रिएक्शन को स्टॉप कतई नहीं करेगा, वो रिएक्शन स्टॉप कंट्रोल रॉड ही करेगा। ठीक है, मॉडरेटर क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे कूलेंट भी यूज होता है। कूलेंट का काम ये होता है कि ये जो है ना, ये पाइप यहाँ पे कूलेंट लगा होता है। तो कूलेंट अलग चीज है। कूलेंट जो होता है यहाँ पे वाटर की तरह कूलेंट को यूज करते हैं। अब मैं समझाऊंगा। यहाँ पे यूरेनियम में क्या होता है, वो हीट बनाता है, बहुत एनर्जी, मतलब एक अगर न्यूट्रॉन टकराओगे यूरेनियम में तो लगभग 200 मेगाहर्ट्ज का एनर्जी बनता है। ये तो सिर्फ एक न्यूट्रॉन की बात हुई भाई, एक न्यूट्रॉन टकराया, 3 न्यूट्रॉन बने, 3 टकराया 9, 9 27, ऐसा बनते जाएगा। मतलब कितने वहां पे मेगाहर्ट्ज बनेंगे, तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो कुछ देर के बाद ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। जब ये गर्म होगा तो एक चीज याद रखना, ये जो कूलेंट होता है ना वाटर, उसको हम हाई प्रेशर में रखते हैं। हम जब ये देखते हैं कि पानी को जब गर्म करते हैं तो कुछ देर पानी गर्म रहता है, एकदम से भाप के थोड़ी उड़ जाता है, थोड़ी देर पानी गर्म रहता है, तो वो पानी गर्म ही यहाँ से जाएगा। उसको हाई प्रेशर में रखने बोल के 100 डिग्री में नहीं होता, उड़ नहीं जाता। ये तो यहाँ वेपर बन के उड़ जाता ना, वेपर बन के उड़ता, फिर बोलते, फिर पानी डालते, ये दिक्कत की बात है, इसलिए हाई प्रेशर में रखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत टाइप के होते हैं, हाई प्रेशर वाला होता है, फास्ट ब्रीडर होता है। हमको दो ही पढ़ना है, एक हाई प्रेशर वाला, एक फास्ट ब्रीडर वाला। ये हम हाई प्रेशर में पढ़ रहे हैं, वाटर को हाई प्रेशर में रखें। ये वाटर को हाई प्रेशर कूलेंट को क्यों इसमें रखा गया है, क्योंकि वो वेपर बन के ना उड़े। जब यूरेनियम काम अपना चालू करेगा ना, इतना हीट प्रोड्यूस करेगा कि यहाँ जो पानी है वो उड़ जाएगा, वो ना उड़े। और जब मान लो 700-800 डिग्री सेल्सियस में वो उड़ना चालू होगा ना, तो हम लोग कंट्रोल रॉड इंसर्ट कर देंगे ताकि न्यूट्रॉन्स अपना काम करना रोक दे,
जैसे रोकेंगे तो फिर से टेम्परेचर नॉर्मल होगा, फिर उठाएंगे, ये काम चलते रहता है। समझ आ रहा है कुछ? अब देखो क्या होगा, यहाँ से जो गर्म पानी यहाँ आता है, यहाँ पे ठंडा पानी रहता है, गर्म और ठंडा जब मिलेगा वेपर बनेगा। यहाँ से जो ठंडा पानी आ रहा है, ये गर्म पानी जो यहाँ से देखो हीट है ना, लाल लाल दिख रहा है, ये गर्म पानी यहाँ आता है और ये ठंडा पानी यहाँ से ना नदी से मतलब तालाब से यहाँ पानी आता है ठंडा वाला। तो ये ठंडा गर्म जब मिलते हैं ना तो यहाँ से वेपर बन के ये ऊपर आता है और वेपर इतना पावरफुल होता है कि टरबाइन में आता है, टरबाइन घूमना चालू कर देता है। जब टरबाइन घूमेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। अब एक चीज बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर मान लो वाटर पावर प्लांट समझ रहे हैं, डैम वैम में लगे रहता है ना, वहां पे क्या होता है ना, पानी को टरबाइन में गिराते हैं, टरबाइन घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। व्हील चक्की रहता है ना, जो चक्की घूमता है, विंडमिल बोलते हैं उसको, तो वो जब घूमता है ना तो ये शाफ्ट होता है, यहाँ पे टरबाइन घुमाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। मतलब यही पार्ट है जो हर एक पावर प्लांट में चेंज होने वाला है। तो वाटर पावर प्लांट की समझ आ गया ना, वाटर यहाँ पे पड़ेगा, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। कोयला में क्या होता है, कोयला जलता है, कोयला एकदम जलाते हैं, बहुत इतना आंच में कोयला जलता है कि उसके बगल में ना पानी का पाइप रहता है, वो पानी का पाइप गर्म हो जाता है और वो गर्म क्या होता है, वो जो गर्म पाइप है ना वो फिर वो भाप बन के यहाँ से आके टरबाइन पड़ता है और टरबाइन घूमता है। ये सिंपल है, हर एक चीज में कॉमन रहेगा, टरबाइन घूमने वाला सब में टरबाइन घूमेगा, यही चेंज होगा। समझ आ गया? और सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, एक्सप्लेन न्यूक्लियर रिएक्टर। तब आपको पूरा ये तस्वीर बना के आपको बताना पड़ेगा फ्यूल रॉड क्या होता है, कंट्रोल रॉड क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है, कूलेंट क्या होता है। ठीक है, समझ आ गया? नहीं समझ आया फिर से बताऊं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार जितना आया समझो। ठीक है, अब यहाँ से अपना वेपर आया, टरबाइन में पड़ा और घूमना चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वेपर जो है ना यहाँ पे नीचे आएगा, अब यहाँ से ठंडा पानी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ठंडा पानी आ रहा है और ये वेपर क्या करेगा, वेपर जब ठंडे, जब हम देते हैं ना डिस्टिलेशन यूनिट में, जब पानी गर्म होता है ऊपर जाता है वेपर के फॉर्म में, फिर ठंडा पानी रोटेट कराते हैं तो वापस डिस्टिल वाटर बनेगा। सेम यहाँ पे होगा, जब ये वेपर नीचे आएगा, यहाँ पे ठंडा पानी जा रहा है और जैसे यहाँ पे वेपर नीचे आया, पानी भर के वापस देखो, यहाँ से ठंडा पानी गुजारे ऐसा, ऊपर गया, गर्म होकर नीचे आया, वेपर बन के कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो वापस रिसाइकल हो जा रहा है। कितना सोच के बनाया हूँ इस चीज। अब देखो यहाँ पे कूलेंट को भी देखो, यहाँ पे मान लो अपना पानी पड़ा हुआ है, वो जब रिएक्शन चालू हुआ, गर्म होना शुरू हो गया, वेपर नहीं बना, सॉरी वेपर नहीं बनेगा, क्योंकि वो हाई प्रेशर में है, वेपर यही बनने वाला है। यहाँ पे वेपर नहीं बनेगा, गर्म होके देखो, गर्म दिख रहा है, रॉड तक गर्म दिख रहा है, गर्म आएगा नीचे, जैसे ही ठंडा पानी पड़ेगा वेपर बनेगा, और यहाँ पे कुछ पानी ऐसा घूम घूम के वापस यहाँ से फिर ठंडा, ये कंटिन्यू चलता रहता है। थोड़ी देर के बाद रिएक्शन स्टॉप करते हैं। अब ये चीज समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया कैसे काम करना है। अब देखो ये कंडेंसर है, अब ये पूरा जो है ना न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लेन करके आ रहे हैं तो आप लोग ये ही बनाओगे ना तो भी चलता है। ठीक है, अब देखो ये पानी में कैसे यहाँ से आता है, यहाँ पे ना जैसे लेक है, यहाँ पे लिखा है ना लेक है, रिवर, यहाँ से पानी खींचते हैं और ये ऐसा जाता है और ये घूम के यहाँ आता है। ये जो गर्म वाला है, जो वेपर गर्म है, तो वो जो पानी जो भेज रहे हैं वो तो गर्म होगा ना, तो वो गर्म पानी को ना यहाँ भेज देते हैं और ये उड़ जाता है, हवा वाटर वेपर बन के ऊपर से धुआं से सामान उड़ना चालू हो जाता है। ये समझ आ गया? ये क्लियर है? देखो फिर से एक बार, हम लोग यहाँ यूरेनियम 235 के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, यूरेनियम 235 एक फिशाइल है। फिशाइल मतलब उससे कंटिन्यू चेन रिएक्शन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसीलिए यूरेनियम 235 यूज कर रहे हैं क्योंकि वो फिशाइल है। जब उसको लिए एक न्यूट्रॉन माने 3 न्यूट्रॉन माना स्प्लिट हो गया, फिशन रिएक्शन इसको कहते हैं, दो में स्प्लिट हो गया। तो ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं कैसे यहाँ पे एनर्जी बढ़ने लगती है, हीट बढ़ने लगती है, तो हम जो कूलेंट यूज कर रहे हैं वो गर्म होना शुरू हो जाता है। और हमको पता है कंट्रोल रॉड में अगर इंसर्ट करूंगा तो रिएक्शन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। मॉडरेटर का काम ये होता है कि न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करेगा ताकि अच्छी फिशन रिएक्शन देखने को मिले और स्लो डाउन। ठीक है, वाटर, ग्रेफाइट, ये मॉडरेटर यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ जब ये गर्म होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ जो कूलेंट है वो गर्म होगा और ये गर्म यहाँ पे आने लगेगा और यहाँ से हम ठंडा पानी भेज रहे हैं, ये जब मिलेगा यहाँ पे तो वेपर बनेगा, टरबाइन आएगा, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा और ये जो वेपर है नीचे आएगा और ठंडा पानी से मिलेगा, फिर से ये पानी बन के ये कंटिन्यू चलता है। क्लियर? अब समझ आ गया ये चीज? आगे करो, देखो और पूरा मैं बता के इसमें वही सब मैं बताया हूँ, जैसे यहाँ पे कूलेंट की तरह यूज कर रहे हैं, हैवी वाटर यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम वगैरह भी यूज करते हैं, ये आप लोग जाके पढ़ना है इसको। ठीक है, समझ आएगा नोट्स और इससे भी अच्छा बनाना। ठीक है, आगे करो। देखो जैसे मॉडरेटर की तरह क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं। मॉडरेटर पता है क्या काम करता है, स्लो डाउन करेगा न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, ताकि फिशन रिएक्शन अच्छी हो जाए। जब फास्ट मूव करता है ना न्यूट्रॉन तो फिशन अच्छी नहीं होगी, जब फिशन रिएक्शन अच्छी होगी तो हीट अच्छी प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब वो मेगावाट कम प्रोड्यूस होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत आएगी। ठीक है,
अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल इनरिचमेंट हम देखते हैं क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे नेचुरल यूरेनियम ज्यादातर यूज किया जाता है, उससे अच्छी हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। आगे बढ़ो। फ्यूल की तरह क्या यूज करते हैं, यूरेनियम 235 यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि फिशाइल चेन रिएक्शन फर्दर होगा इसलिए। ठीक है, मॉडरेटर का काम पता है आप लोगों को, वही चीज है। आगे बढ़ो। कूलेंट, आपको पता है कूलेंट में क्या काम करेगा, कूलेंट कंटिन्यू वहां पे वो ये करेगा कि जो हीट वो जो बना रहा है ना, वो हीट वहां तक पहुंचाए ताकि आगे जो है वो वेपर बनने में कारगर है। वो आप यहाँ पे लिखा है टेंपरेचर बिलो द, वो सब आप पढ़ने से कर लगे। ठीक है, ये कंट्रोल रॉड्स का भी काम आपको समझ। शील्डिंग एक काम होता है। देखो क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है कई बार ये चांसेस रहता है कि एक्सप्लोड हो जाए और अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है वो निकले, वो रेडिएशन बाहर ना निकले बोलकर हम उसको शील्ड करते हैं। इसलिए वो एक सीमेंट जैसा कुछ शील्ड रहता है ना, वो इसलिए रहता है ताकि वो जो रेडिएशन है वो बाहर ना पहुंचे एनवायरनमेंट में, क्योंकि बहुत खतरनाक है। आज जो चेरनोबिल में हुआ था वो रेडिएशन के कारण लोग को इफेक्ट हुआ था, उनके बॉडी को, उनके जेनेटिक्स में भी वो चीज आने लगी है। पर आज बोलते हैं चेरनोबिल में अपने आप एनवायरनमेंट में वो फंगी उग रहा है जो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो बोलते हैं ना एनवायरनमेंट खुद ब खुद अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फंगी वहां पे अपने आप बन रहा है जो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, आगे करते हैं। हाँ, अब देखो ये सिंपल सी रिएक्शन है यूरेनियम 235 के लिए एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि यही होता है यहाँ पे। अब यूरेनियम 230 ये जो 235 है ये क्या बताता है, आसमान का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये क्या है एटॉमिक नंबर, तो कहीं ना कहीं यही बढ़ने वाला है, तो रटने का जरूरत नहीं है भाई। एक न्यूट्रॉन यहाँ ऐड होगा तो ये 236 बन जाता है। जब ये 236 इज वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए दो में स्प्लिट कर देता है। जब ये दो में स्प्लिट करेगा कुछ जैसे बेरियम और क्रिप्टन बनाएगा और 3 न्यूट्रॉन कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। वो हीट जो है कूलेंट को गर्म करेगा, कूलेंट आगे बढ़ेगा और ठंडे पानी से मिलेगा, वेपर बनेगा, वेपर टरबाइन के पास जाएगा, वेपर फिर नीचे आएगा, फिर कूल होगा, फिर पानी बनेगा। समझ आ गया? आगे और आगे कुछ इस तरीके से तस्वीर होता है उसका, इसके अंदर ही हमारा वो प्रेजेंट रहता है जो हम फ्यूल कहते हैं, यूरेनियम यहीं पे आते हैं। आगे अब देखो ये कैसे होता है। ये यूरेनियम 235 है, इसको हम छोटे छोटे पैलेट्स में डालते हैं, 2 सेंटीमीटर इतना ही रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे ऐसा भरने लगते हैं यूरेनियम 235 को। ये फ्यूल रॉड के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये छोटे छोटे पैलेट्स बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, फ्यूल रॉड्स में इंसर्ट करते हैं। ये फ्यूल रॉड में ऐसे एक एक पैलेट डालते जाओगे। अब क्या करोगे, ये फ्यूल रॉड को बंडल बनाओगे, देखो ऐसा, ठीक है। अब ये हमारा रिएक्ट स्टार्ट हो गया, हमारा फ्यूल रॉड बन गया, ठीक है। तो जब ऐसा बताओगे तो इसके बारे में ऐसा तस्वीर वगैरह बना के दिखा सकते हो और अच्छे से, ठीक है। छोटा सा बना के 2 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, उसके बाद फ्यूल रॉड लेके उसके बाद सेट करते हैं, फिर बंडल्स बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। अब इसके अंदर फ्यूल रॉड के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिशन। हमको पता है एक न्यूट्रॉन मालूम है, फिर से बता रहा हूं, यूरेनियम 235 236 बनेगा जो कि अनस्टेबल है, स्प्लिट हो जाएगा, 2 में क्रिप्टन और बेरियम और 3 न्यूट्रॉन बनेगा। ये रिएक्शन बहुत बार होगा। ये जो न्यूट्रॉन ये शांत नहीं रहेगा, फिर से यूरेनियम को खोजेगा, फिर से रिएक्ट करेगा, ये भी खोजेगा, ये सब करेगा, कंटिन्यू चेन रिएक्शन होगा। ये हमारे कंट्रोल ये जो है फ्यूल रॉड्स के अंदर होता रहता है। और उसको कंट्रोल करने के कंट्रोल रॉड यूज करेंगे, उसको स्लो डाउन करेंगे, मॉडरेटर यूज करेंगे, कूलेंट यूज करेंगे ताकि वो हीट आगे पहुंचे। समझ आ गया? आगे देखो ऐसा कंटिन्यू होता है। देखो एक न्यूट्रॉन हमारे 2 में स्प्लिट हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। अब ये देखो 3 न्यूट्रॉन बन के निकले ना, ये 3 न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम को खोजा, ये भी खोजा, ये भी खोजा, फिर इतने बन गए। अब सब एक एक न्यूट्रॉन फिर रिलीज किए, अब ये फिर न्यूट्रॉन यूरेनियम को खोजी, कंटिन्यू चलता जाएगा। इसी को कहते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि ये आपको ड्रॉ करके आना पड़ेगा जब चेन रिएक्शन आएगा, ठीक है। पर चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल्ड करेंगे इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तब इसको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बना हुआ है। न्यूक्लियर फिशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूजन को नहीं कर सकते, उसका डेवलपमेंट चल रहा है। समझ आ गया? तो इसको कंट्रोल करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोल रॉड। इस रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे। इस रिएक्शन को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब। जो जापान में गिराया गया था वो वही किए थे। उस रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं। चेन रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक कंट्रोल्ड, एक अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड मतलब कंट्रोल नहीं है भाई, कंटिन्यू न्यूट्रॉन्स यूरेनियम को खोज के अटैक करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और विस्फोट हो जाएगा। पर हम कंट्रोल करना चाहेंगे तो यूज करेंगे एक कंट्रोल चेन रिएक्शन है, उसको ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। समझ आ गया? आगे अब हम लोग देखें कैसे फ्यूल रॉड के अंदर यूरेनियम भरा जाता है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसमें चेन रिएक्शन, हम वो चीज पढ़ ली। पर अगर कंटिन्यू चलता जाएगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा, है ना। तो हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का ये काम होता है, क्या काम होता है कंट्रोल रॉड्स का? टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन। सिंपल सी बात, टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन।
अब देखो ये कंट्रोल रॉड कुछ इस तरीके से होते हैं। अब ये हमारा क्या है, ये फ्यूल रॉड्स, बंडल्स ऑफ फ्यूल रॉड है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखो कंट्रोल रॉड जैसे इंसर्ट करेंगे तुरंत रिएक्शन रुकना चालू हो जाएगा, कंट्रोल होगा, न्यूट्रॉन्स पूरे इसमें आके एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है, समझ आ गया? तो ये इसका काम होता है। आगे बढ़ो, देखो ये इसका छोटा सा लग रहा है पर इतने सारे होते हैं। ये फ्यूल रॉड डाल रहा है इसके अंदर, ये देखो इतना छोटा सा ये आदमी है, इतना बड़ा रहता है ये, ठीक है? तो इतना सारा ये जो है ना ये फ्यूल रॉड्स, देखो कैसे बंडल्स में डाल रहे हैं, देखो बंडल। अब इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पैलेट्स जिसके अंदर यूरेनियम प्रेजेंट है, वो भी 235 क्यों फिशाइल है, समझ आ गया? तो ऐसा ना डाला जाता है, एक दो टुक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी, ठीक है? तो इसका ही बोर्ड लगा है, सब चाहते हैं कि सब पावरफुल बने न्यूक्लियर, ठीक? तो ये समझ आ गया, ये फोटो देखना याद हो जाएगा, इसे देखोगे तो। आगे अब मॉडरेटर के बारे में समझते हैं। कंट्रोल रॉड समझिए, कंट्रोल करेगा चेन रिएक्शन, ठीक है? गलामेट से ये वो, ठीक है? मॉडरेटर समझते हैं। मॉडरेटर यानी हार्ड वाटर, ग्रेफाइट, ये क्या करेगा मॉडरेटर? ये क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, शांत करेगा, स्लो डाउन करेगा, तभी फ्यूजन अच्छा होगा, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, स्टीम ज्यादा प्रोड्यूस होगी, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, पर इसका इस्तेमाल आगे देखोगे कि फास्ट रिएक्टर में यूज, फास्ट ब्रीडर में यूज नहीं करना है इसका, इसलिए उसको फास्ट बोला जाता है। अब देखो मॉडरेटर का काम करते हैं, न्यूट्रॉन यहाँ निकलेगा तो उसको स्लो डाउन करना, धीरे काम करेगा, तो इसका काम ही यही है। कंफ्यूज मत होना भाई, मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड, ठीक है? एकदम डिफरेंस बिटवीन दोनों का पता होना चाहिए। कंट्रोल रॉड को ना इंसर्ट किया जाता है, एक चीज समझो, ऊपर से नीचे से इंसर्ट करते हैं, इसको इंसर्ट नहीं करते भाई, इसके अंदर ये पड़ा होता है, ठीक है? समझ आ गया? बहुत सालों के बाद, 3-4 साल के बाद उसको निकाल के फेंक के फिर नीचे करते हैं, ठीक है? आगे देखो ये टरबाइन, टरबाइन क्या काम, टरबाइन घूमता है, उसमें क्या पड़ता है, स्टीम पड़ता है ना, ये यहाँ से आता है स्टीम, ये ऐसा कूले नहीं रहता भाई, ढके रहता है, ठीक है? ये ऐसा जैसे ढका है ना, ऐसा पूरा ढके रहता है। ये जो है ना ये बड़े बड़े यहाँ से ना स्टीम आते हैं, स्टीम आपको पता है पहले स्टीम कैसे आ रही है, रेडियम 235 रहा होगा, हीट प्रोड्यूस किया होगा, कूलेंट गर्म हुआ होगा, कूलेंट आगे गया होगा, ठंडा होकर स्टीम बना होगा, वो स्टीम यहाँ आती है, इतना जोर के कितने बड़े बड़े हैं, दिख रहे हैं, ये कॉलेज के बराबर का ये उसका गोला ही होगा, इतना बड़ा रहता है, ये आके सीधा मारता है टरबाइन, टरबाइन ऐसा घूमने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। क्लियर? आगे ये कंडेंसर है, कंडेंसर पता है ना, हम देखें कैसे वो वेपर जो है नीचे आता है और कूलेंट में पड़ता है और ठंडा होकर वापस पानी बन के वापस जाता है काम करने, तो ये कंडेंसर है। आगे जनरेटर है, जनरेटर जो जहाँ पे टरबाइन जब घूमेगा तो जनरेटर में जाएगा, जनरेटर की इलेक्ट्रिसिटी बना के घर घर में पहुंचाएगा, तो ये इतना बड़ा जनरेटर होता है, कितना बड़ा सा है। आगे और आगे देखो 1 किलोग्राम कोयला जो होता है ना, वो 3 किलो वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, 1 किलो यूरेनियम लेंगे ना तो इतना इतना ज्यादा किलो वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, इसीलिए यूरेनियम इज द मोस्ट कॉस्टली एलिमेंट ऑफ इरेडियम, सबसे ज्यादा कॉस्टली है ये यूरेनियम, इसको लेने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है? पर काम अच्छा करके देता है, जो कोयला नहीं है, कोयला को जलाओगे तो भी एक कोयला को जलाने में इतना ही इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, एक घर रोशन, पर देख रहे हो ये इतना घर को रोशन कर देगा कि फुर्सत है कुछ साल, ठीक है? तो आगे करो, ये मैं बताया ना, ये शील्डिंग आपको पता है क्यों करते हैं, ये शील्ड इसलिए करते हैं ताकि जो रेडिएशन है वो बाहर ना आए, ठीक है? ताकि वो वुमेन के से कांटेक्ट में ना, इसलिए इसको मस्त मोटा सा एकदम शील्ड करके रखते हैं, ठीक है? आगे बढ़ो। हाँ, तो अब देखते हैं होमी बाबा जी कौन थे, उनके बारे में समझते हैं। बहुत लेट आए, तो बता देना, बहुत आगे बढ़ गए हम तो, ठीक है? चलो ये टॉपिक समझ आ जाएगा, इनके बारे में जानते थे नहीं, देखे भी मुझे यकीन था, सुने तो मैं तो सुना भी आज जानना जरूरी है। देखो मैं इसलिए इनकी तस्वीर इनके बारे में नहीं बताने से भी चलता, पर मैं इसलिए लेके आया हूँ कि अभी जब 3 स्टेज इन्होंने 1950 में बता दिया, 3 स्टेज के। ये क्यों बताया? देखो इनका कहना ये था कि अपने पास यूरेनियम तो है नहीं, अपने पास है थोरियम, यूरेनियम है फिशाइल, थोरियम है फर्टाइल, तो हम लोग थोरियम को लेके तो बना नहीं सकते। कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब बाहर देश वाले चाहेंगे कि इंडिया वाले दब के पावरफुल ना बने, तब हम क्या करें? तब दूसरे देश वाले यूरेनियम हमको देंगे नहीं,
तो ना हम बम बना पाएंगे ना ही इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये ना 3 स्टेज में चीजों को डिवाइड किया और बताया कि ऐसा करने पे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। 1950 तो उस कारण इतना टाइम लग गया, वो कारण इसलिए कि पोखरण में जो हुआ था, आप लोगों को पता है इस्माइल गुल का नाम था, वहां पे हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग की। तो जब ऐसा करते हैं ना कुछ अच्छा काम, तो दूसरे देश वाले हमको सैबोटेज मतलब हमको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पकड़ के बोलेंगे नहीं भाई तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुमको न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज नहीं करना चाहिए, तुमको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहिए। पर ये जरूरी है, अगर कोई देश आगे बढ़ता है तो वो नीचे गिराने की कोशिश करता है। अगर हमारे देश के बगल में कोई देश है और वो आगे बढ़ेगा तो हम कोशिश यही करेंगे ना भाई कि वो नीचे गिरे, हम आगे बढ़े। ये सब देश चाहते हैं और हम भी चाहेंगे ना कि हमारा देश सबसे आगे, हम तो चाहते हैं ना पर हमारा देश सबसे आगे रहे। तो ये उस टाइम पे ये सोच लिए थे कि आगे चल के ये दिक्कत होगा, इसलिए मैं 3 स्टेज आप लोगों को बता रहा हूं, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। स्वागत है आप सबका ओमी बाबा जी के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। ठीक है, तीनों स्टेज को धीरे धीरे समझेंगे, एकदम बढ़िया टॉपिक है, मस्त टॉपिक। ठीक है, आगे जाओ। और ये कुछ टाइम पहले ही सेकंड स्टेज सक्सेसफुल हुआ है मार्च में, पर पब्लिक इतना आधा दिमाग का है कि पूरा श्रेय रनिंग गवर्नमेंट को दे रहा है। मैं स्टेटस देख के पागल हो गया कि लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं। हम तो एजुकेटेड हैं, हमको पता है कि ये 1950 में ये सब हो चुका है और किसी और में साइंटिस्ट ने दिया है। साइंटिस्ट आर मोस्टली अंडररेटेड इन इंडिया, सच बताओ। रूलिंग पार्टीज पूरा श्रेय उठा के चले जाती हैं और हमको वोट लगाते हैं। वोट देना है तो घर बनाने पे दो, रोड बनाने पे दो, करप्शन पे दो, एजुकेशन पे दो, ये सब में नहीं देना है। ये सब में श्रेय देना है साइंटिस्ट को, किसी नेताओं को नहीं देना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट मात्र जो बिल पास करना आसान होता है भाई, डेवलप करना बहुत हार्ड होता है। अभी एक एक चीज बताऊंगा तब सोचोगे कि कितना कुछ वो सोचे थे उस समय। ठीक है, सब समझते हैं। अब मैं बोलूंगा त्रिलोचन को कि आपके गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है, आप जगदलपुर जा सकते हैं और वहीं तक जाएगा, फिर पेट्रोल खत्म हो जाएगा 1 लीटर। पर मैं कुछ ऐसा किया कि वो 1 लीटर में अब दंतेवाड़ा पहुंचा है। मतलब कि 1 लीटर के पेट्रोल से कुछ ऐसा होने पे कि वो जगदलपुर से बढ़कर आगे तक पहुंच जाए। कैसे इतना फ्यूल यूज हो रहा है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ये चीज को समझो। इसी का मतलब होता है ब्रीडर, कि मतलब आप कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, 1 किलोग्राम यूरेनियम आपको लाके कुछ फ्रांस दिया, पर उसकी एनर्जी आप ज्यादा प्रोड्यूस कर, कैसे हेल्प से वो चीज समझो। देखो सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट सेटअप कैसे होता है वो समझो। हमको इतना अभी तक ये समझ आ गया यूरेनियम 235 तो फिशाइल है, मतलब आप एक न्यूट्रॉन मारो वो अपना काम करेगा और कंट्रोल करना है कंट्रोल रॉड पर, न्यूट्रॉन को स्लो करना है मॉडरेटर का, कूलेंट गर्म होगा आगे जाएगा, वेपर बनेगा, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, इजी। 238 इज आल्सो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, बट फर्टाइल है। क्या है फर्टाइल? मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होने वाला, चेन रिएक्शन नहीं होगा। पर देखो अब कैसे करना है, अब इस चीज को सेटअप को समझो। मैं बीच में कोर में वही चीज डालूंगा जो कि फिशाइल है। फिशाइल है यूरेनियम 230, तो यूरेनियम 230 का यहां डाला, साइड में किसको सजा दिया, यूरेनियम 238 जो कि फर्टाइल है। अब जब न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो ये तो कतई नहीं है ना भाई कि यूरेनियम 235 को ही मारेंगे भाई, वो तो यूरेनियम 238 को भी स्ट्राइक करेंगे कि नहीं। तो हमको देखने को मिलता है जब यूरेनियम 238 में एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक होता है जो कि एक नॉन फिशाइल था यानी फर्टाइल था, हमको मिलता है यूरेनियम 239 जो कि अनस्टेबल था। यूरेनियम 239 मिला जो कि अनस्टेबल था। मैं भी यूरेनियम 238 की बात कर रहा हूं, 235 तो आपको आता है, मुझे पता है। यूरेनियम 235 में 1 न्यूट्रॉन मारोगे बेरियम न्यूक्लियर बनेगा, 3 न्यूट्रॉन बनेगा, आपको ये सब मालूम है, वो बीच में रखे हुए हैं। 238 में क्या हो रहा है मैं वो समझाना चाह रहा हूं। 238 जब 1 न्यूट्रॉन पड़ता है 239 बन जाता है ऐसा, पर ये अनस्टेबल होता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए बीटा डीके करता है, मैं बताऊंगा बाद में बीटा डीके क्या होता है, अल्फा डीके क्या होता है, मैं समझाऊंगा। अभी ये मेरी बात को मानो, ये बीटा डीके करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए और नेप्टोनियम बनाता है, पर ये फिर भी शांत नहीं होता और एक और मतलब 2 बार अल्फा डीके, एक बार अल्फा डीके करके नेप्टोनियम बना देगा, दूसरी बार फिर अल्फा डीके करेगा और बना देगा प्लूटोनियम। अभी प्लूटोनियम क्या है, फिशाइल है, मतलब इसको अगर मैं लूं और काम कराऊं न्यूट्रॉन डाल के तो ये अपना काम करेगा और ये फर्दर जो है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होगा। पर ये वेस्ट की तरह सब लोग फेंक देते हैं क्योंकि बगल में हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और काम करके निकल जाएगा, पर हम कैसे करेंगे इस्तेमाल। अब देखो वो क्या करना चाह रहे थे, यूरेनियम 235 लिए, न्यूट्रॉन्स को मारे, अपना इलेक्ट्रिसिटी यूरेनियम 235 प्रोड्यूस कर लिया। समझ लो मेरी बात,
यूरेनियम 235 अपना काम कर गया भाई, वो इलेक्ट्रिसिटी घर घर में दे दिया, पर यूरेनियम 235 जो कि वेस्ट की तरह लोग फेंक देते थे, पर वो जब न्यूट्रॉन से टकराता है तो 2 बार अल्फा डीके करके प्लूटोनियम बना देता है। अब प्लूटोनियम क्या है? फिशाइल है। अब देखो आगे वो क्या करते हैं, इस प्लूटोनियम को लेंगे और कहां सजाएंगे? कोर में सजाएंगे और साइड में रख देंगे थोरियम। अब थोरियम क्या है? फर्टाइल है। प्लूटोनियम क्या है? फिशाइल है। प्लूटोनियम यहाँ पे रहेगा, थोरियम यहाँ पे रहेगा, सेम ऐसा ही होगा। बहुत जल्दी है, थोड़ा और आराम से आते क्लास करना हो जाता है। आओ इधर, बस वो इंग्रेडिएंट्स चलेंगे, थोरियम यूरेनियम नहीं, हाँ वही चीज बताओ। सब जो वेस्ट निकलता है वो सॉलिड निकलता है? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, पर वो बहुत खतरनाक होता है, वो अच्छा नहीं होता है, वो अच्छा काम नहीं करता। बट वो भी सेपरेट रहता है। हाँ पूरा वही रहेगा। हाँ, प्लूटोनियम जब वेस्ट निकलता है उसको जमीन में गाड़ देते हैं, पर दिक्कत ये होता है कि जब अर्थ क्यूब आ गया और वो शेक हो गया, उसको बॉक्स में बांध के रखते हैं, फोटो नहीं लाया, उसको बॉक्स के अंदर डाल के रखते हैं और वो शेक होकर बढ़ गया तो फिर वो खत्म हो गया। तो इसीलिए उसे चेन रिएक्शन का ये सबको पता था क्योंकि फिशाइल है ना, पहले से पता था, पर अपने पास थोरियम है ना, इसलिए ये इन्होंने बाबा जी ने ये देखा कि थोरियम को भी इस्तेमाल करना। जैसे अभी यूरेनियम 238 को इस्तेमाल कर रहे थे जो कि फर्टाइल था, तो अब वो थोरियम एक फर्टाइल, पर थोरियम को क्या करेंगे पता है? यहाँ पे सजाएंगे। फिर से आते टॉपिक पे, थोरियम को यहाँ पे सजाएंगे, अंदर में क्या आएगा? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो बाकी देश वाले फेंक रहे थे, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास थोरियम भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि थोरियम में जब न्यूट्रॉन पड़ेगा, थोरियम जो निकालेगा वेस्ट, वो भी जो रहेगा फिशाइल रहेगा। अब समझ आ गया? हमारे पास भर भर के, मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास वाले बता दो, थोड़ा टॉपिक खत्म होने वाले हैं फिर बता दूंगा, सुन लो जितना समझ आ रहा है। ठीक है, तो थोरियम जो वेस्ट निकालेगा, जब थोरियम में न्यूट्रॉन टकराएगा ना, वो जो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा वो भी फिशाइल होगा। अब समझ आ गया? तो पहला जो स्टेज होता है ना, वो यही होता है कि यूरेनियम 238 को लेना है और 238 बगल में रहेगा, वो बढ़िया रिएक्ट करेगा, प्लूटोनियम निकालेगा। ये पहला स्टेप है। ये जो वेस्ट निकालता है प्रोटीन 235 ही। कौन सा? अगर यूरेनियम 235 यूज करेंगे तो भी तो वेस्ट निकलेगा ना। हाँ वेस्ट निकलेगा, पर वो क्या है ना, वो काम नहीं आता, उसको अलग कर देते हैं, अलग चीज है। मतलब वो मतलब देखो, वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि यूरेनियम 235 ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है, तो वो जो बचते हैं कुछ तो थोड़े मोड़े चीज बचते होंगे, पर वो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है उससे। पर ये जो यूरेनियम 238 था ना, वो पूरी तरीके से क्या बनाया था? प्लूटोनियम, जो कि एक तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट भी है और वो आगे करा भी सकता है काम। ठीक है, तो इससे जो यूरेनियम 235 जो वेस्ट निकल रहा है ना, बहुत कम है, पर ये हमको काम करा के देते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बन जा रहा है इससे। पर ये बच जा रहा था, इसमें जब न्यूट्रॉन टकरा देते प्लूटोनियम आ गया। अब प्लूटोनियम फिशाइल है, आगे चलो। ये वही है, जैसे यूरेनियम 235 यहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ पे जो है ना, ये साइड में जो है ना यूरेनियम 238 लिए। ठीक है, आगे बढ़ो, बस ये सेम ऐसे सजाया जाता है। देखो यूरेनियम 235 कोर में रखा जाता है, साइड में यूरेनियम 238 रखा जाता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अब आगे जितना भी देखोगे ना, फिशाइल वाले को यहाँ रखा जाएगा और फर्टाइल वाले को यहाँ रखा जाएगा, हर एक केस में। आगे देखोगे प्लूटोनियम क्या है? एक फिशाइल है, तो प्लूटोनियम यहाँ पे आ जाएगा, साइड में थोरियम आ जाएगा, थोरियम से जो वेस्ट निकलेगा 233 वो भी एक फिशाइल को बीच में आ जाएगा। ये सजाने का तरीका। ठीक है, आगे सेम चीज है, यूरेनियम 238 ले रहे हैं, 239 बन रहा है। ठीक है, बीटा डीके हो रहा है तो नेप्टूनियम बना रहा है, फिर से सेकंड बार बीटा डीके होगा, उसके बाद प्लूटोनियम बनाएगा जो कि एक फिशाइल आइसोटोप है। फिशाइल मतलब कि उसके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यू चेन रिएक्शन कराएंगे, और चेन रिएक्शन कराएंगे, हीट मिलेगा, हीट से कूलेंट गर्म होगा, कूलेंट जाएगा, जब मिलेगा तो उसके बाद फिर एक वेपर जनरेट होगा, टरबाइन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 3 स्टेप है। पहले स्टेप में देखिए यूरेनियम लिए, हम लोग को प्लूटोनियम एक वेस्ट मिला, अब प्लूटोनियम को थोरियम के साथ रिएक्ट करेंगे। अब क्या होगा? अब समझो, हमारे यूरेनियम 235 लिए, बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी बन गई, 238 लिए, उसमें न्यूट्रॉन पड़ने पे वेस्ट निकला प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को बीच में रख ले, साइड में थोरियम को सजाए। जो प्लूटोनियम है वो अपना काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, पट पड़ेगा उसमें जितना भी न्यूट्रॉन है जल्दी जल्दी पड़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। साइड में जो थोरियम प्रेजेंट था ना, वो बन जाएगा यूरेनियम 233। हो गया क्लास?
अगर हम आए पता नहीं आए तो हम बन जाते नहीं आ रहे ठीक है। तो ये जो बनाएगा ना वो बनाएगा यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 जो है वो है फिशाइल। पर हमारे पास थोरियम तो बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो यूरेनियम 233 है ना जो कि फिशाइल है उसको फिर बीच में रखेंगे और साइड में थोरियम को सजाएंगे। समझ आ गया? 3 स्टेप। पहला स्टेप में यूरेनियम लिए प्लूटोनियम बाहर आया, फिर प्लूटोनियम लिए थोरियम लिए यूरेनियम 233 आया, फिर से यूरेनियम 233 हमारे पास भरपूर मात्रा में है, फिर से यूरेनियम 233 लिए साइड में थोरियम सजाए, फिर से जो मिला वो उसी को यूज कर रहे हैं, उसी को वेस्ट को ही यूज कर करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि जब 1 लीटर पेट्रोल में जब वो जगदलपुर पहुंच पा रहा है, पर मैं सब कुछ किया कि वो दंतेवाड़ा पहुंचे। मैंने 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 खरीदा जापान से या जर्मनी किसी भी देश से, पर बाद में यूरेनियम 235 को यूज करके मैं फिर से प्लूटोनियम वेस्ट बना के फिर से उसको थोरियम में रिएक्ट किया, फिर यूरेनियम 233 आया, फिर थोरियम में रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता गया। आप समझ आ गया? हाँ, स्टॉप हो जाएगी, थर्ड स्टेज पर स्टॉप हो जाएगी। थर्ड स्टेज के बाद ना वो सारे वेस्ट निकल जाएंगे। उसके बाद शायद आप आगे हो सकता है कि फोर्थ फिफ्थ स्टेज आए, अभी थर्ड स्टेज तक पहुंचे हैं, हो सकता है आगे फिर से कुछ करें कि किसी वेस्ट पदार्थ फिर निकले, फिर थोड़ी अंदर रिएक्ट करें, हो सकता है। अभी 3 स्टेज है, तो ये सेकंड स्टेज जो है ना, जो हमारा प्लूटोनियम और थोरियम को रिएक्ट करा के यूरेनियम 233 बनाना, वो हो चुका है सक्सेस। समझ आ गया? आगे अब मैं बता रहा था यूरेनियम 235 ले लेते, 238 बगल बगल में ले लेते, यूरेनियम 238